अमेरिका ने रूस के समुद्री बेड़े के एक और टैंकर को रोका है। तेल से लदे शिप एक्विला 2 को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है। हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस एक्शन का वीडियो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तो इस एक्शन की एक्चुअल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी के ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। तो देखिए, समंदर में अमेरिका रूस टकराव। एक्विला 2 टैंकर पर रूस वेनेजुएला का तेल लदा था। अमेरिकी नेवी ने एक्विला 2 टैंकर का पीछा किया। अमेरिका ने कैरेबियन सागर से हिंद महासागर तक पीछा किया इसका। हिंद महासागर में पहुंचने पर अमेरिकी सैनिकों का एक्शन नजर आया, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने। अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर की मदद से रूस के शिप पर चढ़े। रूसी शिप को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। रूसी जहाज ने अमेरिका के बनाए नियम तोड़े, ये कहा है पेंटागन ने। 1 महीने में दूसरी बार रूसी टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा किया है। 7 जनवरी को भी अमेरिका ने रूसी जहाज बेला 1 को कब्जे में ले लिया था। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस घटना को आप कैसे देखेंगे? और यह टकराव बार बार हो रहा है अमेरिका और रूस के बीच, ये कहां तक जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि रूस इस समय बहुत ही रिस्ट्रेन दिखा रहा है अपने किसी भी एक्शन को। और जब इस तरीके के शिप जिसमें ऑयल है वेनेजुएला से आ रहा है और जितना लंबा पीछा किया गया कैरेबियन सी से लेके इंडियन ओशन तक, तब जाके इस पे एक्शन किया गया, तो दिखाता है कि अमेरिका ने जितने सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, उसको वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता है। चाहे वो वेनेजुएला के ऑयल हो, चाहे किसी भी कंट्री से आपने ऑयल लिया, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है तो अमेरिका इंश्योर कर रहा है कि आप उस कंट्री से किसी भी तरीके का ट्रेड ना करें। और जो ऑयल, जिसमें कि ऑयल टैंकर शामिल है, उसमें जिस तरीके से कब्जा किया गया वो देखना होगा। अमेरिका के ट्रूप्स उस पर उतरे हुए हैं, तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि ये कॉमर्शियल वेसल था और इसका मिलिट्री कोई यूज़ नहीं था। लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर कर दे रहा है अमेरिका कि रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट किया जाए जहां तक कॉमर्शियल और ट्रेड के सैंक्शन लगे हुए हैं। ये रिस्ट्रेंट है। जिस दिन रशिया ने एक टॉर्पेडो लॉन्च कर दिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है, इसमें आपके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नियम नहीं लगते, टेरिटोरियल वाटर के नियम नहीं लगते, आप एक नियम के तहत जो कि आपने सैंक्शन लगाया इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। रशिया देखिए आज की डेट में अपने को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके रखा है यूक्रेन वॉर में। वो अमेरिका से इस तरीके से नेवल वॉरफेयर में, वो भी अननोन टेरिटरी इंटरनेशनल वाटर में उलझना नहीं चाहता। वो उस जगह पे स्ट्राइक करेगा जहां वो स्ट्रांग है। वो आर्कटिक रीजन में स्ट्राइक करेगा, वो ब्लैक सी में स्ट्राइक करेगा, लेकिन इस तरीके के इंटरनेशनल वाटर में मेरा मानना है कि रशिया की कैपेबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके वेयर विदॉल नहीं है। और एक कॉमर्शियल वेसल पे आप आके किसी भी तरीके का एक्शन करते हैं तो रशिया आज की डेट में हेल्पलेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लेकिन इसी फ्रंट पर किस तरीके से यूक्रेन को चलता रहा तो आगे एक्शन हो सकता है, मेरा मानना है सर। बिल्कुल सर, लेकिन इसी फ्रंट पर अब जंग के बीच कैसे रूसी वायुसेना और मजबूत हो गई है, इसकी एक और बड़ी खबर है। अब बता दें, रूसी सेना को Su-57 फाइटर जेट्स का नया बैच मिला है। तो लगातार हो रहे हमले और अब रूस एक बार फिर से मजबूती के साथ यूक्रेन पर किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, उसकी कुछ और तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले ये खबर जहां रूसी सेना को Su-57 फाइटर जेट्स का नया बैच मिला। और वहीं फ्रांस यूक्रेन के बीच सैन्य गठजोड़ की खबर है। फ्रांस यूक्रेन को देगा मिराज 2000 लड़ाकू जेट। बहुत जल्द यूक्रेनी एयरफोर्स को मिराज 2000 सौंपे जाएंगे। रूस के खिलाफ मिराज 2000 का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकेगा। अब फिलहाल पुतिन के खिलाफ मैक्रो का ये चक्रव्यूह है क्या? क्योंकि खबर है जेलेंस्की को मिराज 2000 मिलेंगे और यूक्रेन को मिराज 2000 फ्रांस देगा। यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूत करने पर जोर एक बार फिर दिया जा रहा है, जहां फ्रांस यूक्रेनी पायलट्स को प्रशिक्षण भी देगा।
जी हाँ, 3 महीने में फाइटर जेट ट्रांसफर करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए यूक्रेन को इससे फायदा क्या होगा, ये जान लीजिए। रूस के अंदरूनी इलाकों में यूक्रेन स्ट्राइक कर पाएगा। रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन पर किया जा सकेगा टारगेट। हालांकि यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स को सुरक्षा और रूसी Su-34 से मिराज 2000 की सीधी टक्कर। सोई सर, स्थिति ज्यों की त्यों है, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन को लगातार ये सपोर्ट मिल रहे हैं, साफ है कि बढ़ता तनाव रूस के टारगेट पर अभी भी नेटो देश या यूरोप और सीधा यूक्रेन भी। और युद्ध के जिस तरीके से 4 साल पूरे हो रहे हैं सर, आज के इस हालात में यूक्रेन को ये मदद भी आने वाले वक्त में हावी हो सकती है। ये देखिए, ऐसा है डेफिनेटली यूक्रेन की जो सिचुएशन है इसमें वो हर तरह की मदद की उम्मीद कर रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, रॉकेट्स हो। तो देखा जाए तो ये मिराज 2000 हालांकि काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है, और लेकिन कुछ भी होना ना होने से बेहतर है। और देखा जाए तो अभी कुछ समय से जो उनका F-16 मिले थे उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, और वो एंटी ड्रोन के लिए हवा से फायर करने में काफ़ी सक्षम है। अगर मिराज 2000 को भी इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है तो उनके डेफिनेटली एयर डिफेंस में और आक्रामक क्षमता में बेहतर होगा। लेकिन कितना ये एक कोऑर्डिनेशन होता है, देखिए सुरभि जी, जैसे कि F-16 है, उनके के पास SU है, रशिया के MiG-29 भी है, इनके पास मिराज भी है। आपस में कम्युनिकेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये कई बार ये भी लगता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह की बात हो जाती है। लेकिन कुछ ना होने से डेफिनेटली कुछ होना बेहतर है जी। ठीक है, और देखिए सर, इस बीच एक और अहम खबर है। MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर से यूक्रेनी सेना ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन की सिग्नम डिवीजन के जवानों का एक्शन अब आप देखिए, ये देखिए। लिमांस में पैदल सेना पर दरअसल हमला किया गया है, और इस हमले में कई सैनिकों की जान जाने की खबर है। अगली तस्वीर डोनेस से, जहां रूस का हमला नाकाम हुआ। यूक्रेनी सैनिकों ने कैसे रूसी ड्रोन को मार गिराया, ये वो तस्वीर है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला करने वाला था कैमकाजी ड्रोन। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस पर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड कैसे कर रही है पलटवार। यूक्रेनी स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन ने इसे मार गिराया है। हमले में रूसी गेर्बर डिकॉय ड्रोन पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। ये देखिए, और बहुत बड़ी खबर है, जहां जंग के बीच ही हथियार सप्लाई यूक्रेन करेगा और यूरोप को हथियार एक्सपोर्ट यूक्रेन करेगा। हालांकि 1 दर्जन हथियार एक्सपोर्ट सेंटर खोलने का यह प्लान, और रूस से जंगी तैयारी के बीच ही किस तरीके से यूक्रेन खुद अभी तक हथियारों के लिए निर्भर करता रहा है पश्चिम पर। लेकिन आज ये बड़ी खबर है, जहां अब यूक्रेन भी हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाला है। खबर क्या है, डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि रूस से जंग जारी और हथियार ज़ेलेंस्की बेचेंगे। अब रूस से युद्ध के बीच ही हथियार एक्सपोर्ट यूक्रेन करेगा। 1 दर्जन हथियार एक्सपोर्ट सेंटर खोलने का भी ये प्लान है, जहां ज़ेलेंस्की ने यूरोप में हथियार सप्लाई का ऐलान तक कर दिया है। हालांकि यूक्रेन क्या एक्सपोर्ट करेगा? नेवल ड्रोन, एंटी टैंक, सरप्लस मिलिट्री इक्विपमेंट, साथ ही निर्यात कहां पर होंगे ये हथियार? जर्मनी, डेनमार्क, बाल्टिक देश और नॉर्डिक देश। रूस के आरोप ये हैं कि ब्लैक में हथियार यूक्रेन बेच रहा है। अफ्रीका में मिलिटेंट ग्रुप्स को हथियारों की सप्लाई के आरोप रूस लगा रहा है। वहीं पश्चिम से मिले हथियारों का भी गलत इस्तेमाल। अब शरदेंदु सर, इन तमाम आरोपों के बीच क्या ये वाकई एक रियलिटी है कि यूक्रेन इस पोजीशन में है कि वो हथियारों को सप्लाई कर सके या एक्सपोर्ट कर सके किसी भी लेवल पर? ये सवाल इसलिए सर, जिस तरीके से यूक्रेन में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का दावा किया जाता है, हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए जिस तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉय होने का दावा किया जा रहा है, क्या यूक्रेन कहीं पर भी अभी स्टैंड करता है कि वो एक्सपोर्ट कर सके हथियारों को? देखिए, आज की डेट में यूक्रेन की दशा तो बहुत खराब है। लेकिन अगर कोई आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है तो उसकी पूरी मदद आती है यूरोप से, और यूरोप में यूके और फ्रांस ऐसे 2 कंट्री हैं जो यूक्रेन की इस तरीके से मदद करते हैं। अगर वो ड्रोन प्रोड्यूस भी करता है तो ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट नहीं है। इसको छोटे से इलाके में बनाया जा सकता है, स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन बनाया जा सकता है, और जब इसकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी तो आप यूक्रेन यूरोपियन नेशन के अलावा बाल्टिक नेशन, जैसा आपने बताया, उनको
उनको भी सप्लाई कर सकता है। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल होगा ये देखना होगा। एक खेप तो बना लेंगे, 2 खेप बना लेंगे, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये नोटिस में आ जाएगा, जब ये टारगेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, तो ये सारे के सारे आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्ट्राइक किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और तमाम तरीके के ऐसे वेयरविदॉल रशिया के पास अवेलेबल है। मेरा मानना है कि ये ज़्यादा सस्टेन करने वाला नहीं है। आप एक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यूक्रेन से जब भी कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन निकलता है, यूरोप जाता है, तो वो गलत हाथों में पड़ता है, मिलिटेंट के हाथ में पड़ता है। और तमाम ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास जो हथियार पाए जा रहे हैं उसकी ओरिजिन यूक्रेन की है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी कंट्री की हो। आपकी डेट में एक यूक्रेन एक हब बना हुआ है जहां से कि मिस एप्रोप्रिएट तरीके करके हथियारों का स्मगल किया जाता है। तो मेरा मानना है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक तरीके का पोस्टनिंग, एक तरीके का बताना है, इस्तेमाल यूक्रेन ही करेगा इन वेपन का, और ये ज्यादा दिन चलने वाला इसलिए नहीं क्योंकि देखिए यूक्रेन को मदद मिलनी बंद हो गई है। अमेरिका से उस तरीके की मदद नहीं आ रही क्योंकि अमेरिका का कंसंट्रेशन आज की डेट में मिडिल ईस्ट में हो गया है। तो यूक्रेन के साथ खड़ा कौन है? यूके खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, जर्मनी खड़ा, लेकिन वो भी अपनी अपनी बैटल लड़ रहे हैं। अमेरिका का टैरिफ है, अमेरिका ने बोला आप अपने डिफेंस की रिक्वायरमेंट खुद पूरी करिए। तो अब यूक्रेन का जो बैकअप है वो तैयार नहीं। अब वो लो ग्रेड ऑप्शन पे गया है, ड्रोन बनाएगा, ड्रोन को लॉन्च करेगा, टैक्टिकल बैटल लड़ेगा, लेकिन ये कितने दिन तक सस्टेन करेगा ये क्वेश्चन मार्क है। लिहाजा ये ओवरऑल प्लान जिस तरीके से इसको रखा गया है, मेरे को इसमें बहुत ज्यादा मेरिट नजर नहीं आता है। ठीक है, और देखिए इस बीच जंग के मैदान में हो क्या रहा है जल्दी से आपको बता दें। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी हमला नाकाम किया। यूक्रेन के फाइटर जेट्स ने रूस के ड्रोन को मार गिराया है। ये उसी दौरान की तस्वीरें सामने आई। रूस ने अनोखा ड्रोन बनाया है, केबल से लैस ग्राउंड ड्रोन। यूक्रेनी ड्रोन्स को जमीन से मार गिराएंगे ये केबल ड्रोन। और वहीं रूस और जर्मनी के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस के खिलाफ जर्मनी की गुप्त योजना सामने आई। युद्ध की स्थिति के लिए अलग रणनीति बनाई गई। जर्मनी का ऑपरेशन डिफेंस प्लान तैयार है। पॉलिटिको के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही। हालांकि जर्मनी का यह डिफेंस प्लान है क्या, रूस के लिए किस तरीके से ये डिफेंस प्लान एक्टिव किया जा सकता है, फिलहाल जर्मनी की रणनीति समझिए, क्योंकि सप्लाई लाइन हो या एयर स्पेस बचाना, रूस को सीमा तक पहुंचने से पहले रोकना इसका मकसद है। बाल्टिक देशों को भी क्वेश्चन जोन बनाने की ये एक कोशिश और रक्षात्मक काउंटर अटैक। समीर जी हां, शहरी इलाकों को युद्ध से दूर रखने की कोशिश है। समुद्री सप्लाई सुरक्षित रखना एक मकसद नजर आ रहा है। रूसी नौसेना को समुद्र में फैलने से रोकना एक बड़ा मोटिव हो सकता है। संजय सॉय साहब, आप कैसे देखते हैं, और इन यूरोपीय देशों की ताकत के दम पर कब तक यूक्रेन इस जंग के मैदान में टिक सकेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका का रुख तो अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा 4 साल पहले नजर आता था। नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस समय में अमेरिका से हथियार आने कम हो गए, और अमेरिका जो कह रहा है कि मैं यूरोप को दूंगा, वो खरीदे, मुझे पैसे दें, फिर वो आगे दें। तो यूरोप अभी अपने हथियार दे रहा है। दूसरी बात, यूरोप के पास भी इतनी क्षमता नहीं है। आज यूरोप को खुद खतरा बैठा हुआ है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ से भी हाथ खींच लिए। तो हथियार बना के, अपना डिफेंस बजट बना के, उनको अभी अपनी सुरक्षा की चिंता ज़्यादा हो रही है। यही कारण है कि वो तरह तरह के बार्ड वायर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, बाल्टिक कंट्रीज हो गई, वहाँ पर डिफेंसेस ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इन देशों को लगातार अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे में जो जर्मनी का प्लान है वो ये है, या यूरोप के देश है, कि कुशन बना रहे हैं चारों तरफ। इनके ऊपर डायरेक्ट हमले के पहले जैसे यूक्रेन को इन्होंने उलझाया हुआ है, ऐसी जो बाल्टिक देश है, जो सीमावर्ती देश है, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, ताकि रशिया इससे पहले इन पर आए, वो पहले उन देशों से उलझकर तब नेक्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस उन्होंने वो सीमावर्ती देशों को बना रहे हैं। तो ये एक जो प्लान है कि समुद्र पे कमज़ोर करना और एक सीमावर्ती देशों को और मजबूत करना, और उनके डिफेंस लाइन, चाहे वो एंटी टैंक डिफेंसेस हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो, और ड्रोन्स को मजबूत करना, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को मजबूत करना, इनके ऊपर लगातार काम चल रहा है। सर, ऑल इन ऑल कहना गलत नहीं है कि रूस युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी कर चुका है, और यही पश्चिम की या खासतौर पर जर्मनी का सबसे बड़ा डर भी है। ऐसे में एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है बेलारूस।
खबर यह है कि बेलारूस में ऑर्शनिक तैनात रूस कर रहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की यह चेतावनी है। बेलारूस को जंग में घसीटना चाहता है रूस। ऑर्शनिक मिसाइल से यूरोप को भी खतरा। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध में बेलारूस तय है महायुद्ध। ये क्यों कहा जा रहा है आपको बताते हैं। दरअसल जेलेंस्की ने एक वार्निंग दी है। बेलारूस से ऑर्शनिक मिसाइल से हमले की तैयारी की जा रही है, ऐसा जेलेंस्की को लग रहा है। बेलारूस को युद्ध में किसी भी हाल में रूस शामिल करना चाहता है। अगर बेलारूस युद्ध में शामिल हुआ तो त्रासदी और बड़ी होगी। सवाल यह है कि क्या बेलारूस के नाम पर यूरोप को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की? क्या जेलेंस्की यूरोप को युद्ध में किसी भी हाल में शामिल करना चाहते हैं? हालांकि इसी को लेकर शरदेंदु सर इन दो सवालों के साथ आपके पास आए, उससे पहले ऑर्शनिक को लेकर, क्योंकि ये खबर है उसकी ताकत जिसकी रेंज है 5500 किलोमीटर, स्पीड है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा और पेलोड है परमाणु बम ले जाने में भी ये सक्षम है। ऐसे में जेलेंस्की की ये चेतावनी कोई नई तो है नहीं शरदेंदु सर, लेकिन यूरोप पर मंडाते खतरे के बीच ही आज के इस हालात में रूस की कितनी बड़ी ऐसी तैयारी हो चुकी है जहां कहीं ना कहीं रूस इस मकसद में कामयाब रहा कि चाहे जर्मनी हो, नेटो देश हो या यूरोप, सभी इसी खौफ में जीने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए, रूस अपने मकसद में काफ़ी हद तक सफल हो रखा है। बस ये है कि एक डिक्लेरेशन होना बाकी है कि उसने यूक्रेन पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है या उसको अपने आधिपत्य में ले रखा है। आज की डेट में यूक्रेन की दशा क्या हो रखी है? देखिए, अमेरिका का जब से सपोर्ट कम हुआ है वो आज की डेट में छोटे मोटे टैक्टिकल बैटल में उलझा हुआ है। ड्रोन से हमला, कुछ मिसाइल फायरें, लेकिन उसका कोई बहुत रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जेलेंस्की का डे 1 से ये एम रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इस युद्ध में लगा लिया जाए, वो जो उसके सपोर्ट में, और जिससे कि ये युद्ध का दायरा इतना बढ़ जाए कि यूरोप के तमाम देश अपने को या तो थ्रेटन महसूस करें या उसके डायरेक्ट सपोर्ट में आके तमाम तरीके के मल्टीनेशनल फोर्सेस का कमिटमेंट यहाँ पे हो। और इसी के तहत वो आर्सेनिक वेपन की बात कर रहा है, बेलारूस को युद्ध में घसीटने की बात कर रहा है। लेकिन बेलारूस का अगर आप अस्तित्व देखें तो वो ऑलरेडी युद्ध में है। रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी वहां डिप्लॉयड हैं, वहां से बैलिस्टिक मिसाइल की कई बार डिप्लॉयमेंट हुआ है, कई बार न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन। सही बात है सर, और यानी ये खतरा पूरी तरह से रियल है और ऑर्शनिक मिसाइल कितनी घातक है ये हर कोई जानता है। और बेलारूस में इसे डिप्लॉय करके रूस ने एक बड़ा मैसेज तो दिया ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।